उसने साफ कह दिया था कि ट्राइब का फ्यूचर अब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्लांट मिलता है या नहीं। सांजी ने इस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शामन उस पर इतना इम्पोर्टेंट काम ट्रस्ट करेगा। इस बीच सुबह अंदर ही अंदर हिसाब लगा रहा था। ट्राइब के पास जो सूखा हुआ मीट था वो सिर्फ 2 हफ्ते चलेगा। हंटर्स को 3 दिन जाना, 3 दिन शिकार करना और 3 दिन लौटने में लगेंगे। मतलब बस 5 दिन का वक्त बचेगा कपड़ा बनाने के लिए। ये सोचकर वो परेशान हो गया। उसे डर था कि कोंगी और यानजाओ शायद मटेरियल्स न ढूंढ पाएं, और अगर मिल भी गया तो आगे का प्रोसेस कैसे मैनेज होगा ये भी क्लियर नहीं था। वो सोच रहा था कि क्या सबको लिनन बनाना सिखाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद सामने आकर सब कुछ नहीं करेगा। उसे एक असिस्टेंट चाहिए होगा, ऐसा इंसान जिसे वो खुद ट्रेन करे और फिर वो दूसरों को सिखाए। साथ ही उसने ये भी माना कि अगर प्लान फेल हो गया तो बैकअप प्लान भी रेडी होना चाहिए। और सिर्फ कपड़े का ही इशू नहीं था। ट्राइब को पीने का पानी कम पड़ रहा था, नमक की कमी थी और सफाई की प्रॉब्लम भी थी। इतनी सारी टेंशन्स एक साथ देखकर उसका सर दर्द करने लगा। उसने महसूस किया कि वो असल में सिर्फ एक राइटर था जो खुद को संभालने में मुश्किल महसूस करता था। पूरा ट्राइब संभालना उसके बस की बात है या नहीं, इस पर उसे शक होने लगा। तभी एक लड़की शामन की हट में आई और उसने देखा कि सुबह अपना सर पकड़ कर बैठा है। उसने चिंता से पूछा कि क्या वो बीमार है। वो पास आई, उसने उसके माथे को छुआ और पूछा कि क्या उसे बुखार है या दिमाग में गर्मी महसूस हो रही है। सुबह अचानक पीछे हट गया और उसने पूछा कि वो इतनी पास क्यों आई है और क्या वो उसकी बातें छुपकर सुन रही थी। लड़की ने शांत रहकर जवाब दिया कि वो छुपकर नहीं सुन रही थी, बल्कि खुलेआम उसकी खुद से बातें सुन रही थी। उसने बताया कि उसके पिता और बाकी लोग शिकार पर गए हुए हैं, इसलिए वो अपने शामन की हिफाजत कर रही थी। सुबई ने संदेह से पूछा कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। लड़की ने थोड़ा तीखा जवाब दिया कि भरोसा करे या ना करे, लेकिन वो उस शामन से ज्यादा मजबूत है जो सर पकड़ कर बैठा है। उसने ये भी कहा कि रिजर्व वॉरियर्स में वो सबसे स्ट्रांग है। सुबई ने उसे शांत करते हुए कहा कि उसके पास लड़ाई का वक्त नहीं है। फिर उसने सीधा सवाल किया कि क्या शमन हमेशा इतनी सारी प्रॉब्लम्स अकेला ही सॉल्व करता है। लड़की ने बताया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि शमन्स के पास असिस्टेंट्स होते हैं। ये सुनकर सुबई ने पूछा कि पिछले शमन के असिस्टेंट्स कहाँ हैं और क्या वो मदद कर सकते हैं। तब लड़की ने उदासी से बताया कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के हमले के दौरान असिस्टेंट्स ने शमन की रक्षा की थी और इसी वजह से सबके सब मारे गए। सुबई ने सिचुएशन को एनालाइज करते हुए समझा कि ब्लैक स्नेक ट्राइब का असली मकसद यानलोंग ट्राइब की फाउंडेशन को तोड़ना था। पुराने शमन के असिस्टेंट्स मर चुके थे, और अगर फाउंडेशन वापस स्ट्रॉन्ग करनी थी तो नए असिस्टेंट्स ढूंढने ही पड़ेंगे। उसने हीरोइन से पूछा कि क्या उसके दिमाग में कोई सूटेबल कैंडिडेट है। सुबई ने क्लियरली बताया कि शमन का असिस्टेंट स्मार्ट होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिले। साथ ही वो मेहनती हो और चीजों को एक फ्रेश और पॉजिटिव नजरिए से देखने वाला हो। लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि सुबई ने तो सीधा उसका ही डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उसने थोड़ा मजाक में कहा कि इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, सीधा बोल देते कि उसे असिस्टेंट बनाना है। लेकिन सुबई ने सीधे शब्दों में कह दिया कि वो इन क्राइटेरिया पर फिट नहीं बैठती, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही लड़की नाराज हो गई और मुंह फुलाकर बोली कि अगर ऐसा है तो फिर उसे मीको चुन लेनी चाहिए। सुबई ने पूछा कि मीको क्या होता है। तब यानुआ ने समझाया कि मीको वो औरत होती है जो शमन के घर के काम संभालती है। घर साफ करना, चूल्हा देखना, रोजमर्रा के काम मैनेज करना। मतलब शमन को डेली छोटी छोटी जिम्मेदारियों से फ्री रखना। ये सुनते ही सुबई को लगा कि वही तो उसे चाहिए था। उसने पूछा कि क्या कोई सूटेबल लड़की है इस रोल के लिए। बताया गया कि एक लड़की इस काम के लिए परफेक्ट हो सकती है। तो सुबई ने तुरंत कहा कि उसे उस लड़की के पास ले चला जाए। इस दौरान यानुआ को अपने पिता की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि एक दिन शमन मी को जरूर ढूंढेगा, और क्योंकि वो कुछ दिनों से शमन के आसपास थी, उनका मानना था कि वो खुद इस रोल के लिए परफेक्ट होंगी। लेकिन यानुआ का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके पिता इसे बहुत बड़ा सम्मान मानते थे, लेकिन यानुआ के अपने प्लान्स थे। उसका सपना था कि वो एक टोटम वॉरियर बने और ब्लैक स्नेक ट्राइब से बदला ले। उसने ठान लिया था कि अपने दुश्मनों को खत्म करेगी। जब वो इन यादों में खो गई थी, तब सुबई ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया।
फिर उसने पूछा कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितनी दूर जाना है। तब यानुआ ने होश में आकर कहा कि वो लोग पहुंच चुके हैं और सामने एक हट की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि उसकी दोस्त वहां रहती है और अगर चाहे तो वो उसे बुला सकती है, लेकिन सुबई ने उसे रोकते हुए कहा कि पहले वो खुद देखना चाहता है। उसने पूछा कि क्या लड़की अकेली रहती है। यनुआ ने बताया कि वहां कई लड़कियां साथ में रहती और काम करती है। सुबई ने हट के अंदर झांक कर देखना शुरू किया और कुछ देर बाद उसकी नज़र उस लड़की पर टिक गई जिसे मीको के लिए सजेस्ट किया गया था। दोनों ने मिलकर उसे ऑब्जर्व किया। यनुआ ने पूछा कि शामन को वो कैसी लगी। सुबई ने कहा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी नाजुक लग रही है कि उसके चेहरे पर बने ट्राइबल मार्क्स भी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। तब हेरोइन ने बताया कि उसकी दोस्त थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन बहुत दयालु और मेहनती है। कभी कभी जिद्दी हो जाती है पर दिल की साफ है। उसका नाम यू यिंग है और वो केंशी की भतीजी है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसे उसकी मौसी ने पाला है। ये सब सुनते हुए सुबई चुपचाप सोचने लगा कि शायद उसे सिर्फ एक मीको नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी मिल सकता है जो ट्राइब के नए दौर की शुरुआत में उसका साथ दे। बताया गया कि हाल ही में यू यिंग की मौसी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए यू यिंग ने फैसला किया था कि वो उनके घर से निकलकर यहाँ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसका मानना था कि अब मौसी को ज़्यादा ज़रूरत है और वो उनका एक टुकड़ा खाना भी नहीं लेगी। सुबई ने ये बात सुनकर महसूस किया कि लड़की ने सही डिसीजन लिया है, लेकिन यनुआ ने तुरंत असहमति जताई। उसका कहना था कि अंकल कांगशी के घर में हमेशा मीट मिलता है, जबकि यहाँ मुश्किल से जड़ बीज मिलते हैं। तब सुबई ने शांत तरीके से समझाया कि लेने और देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसने कहा कि वो यू यिंग के फैसले को समझ सकता है। उसे अपना बचपन याद आया और उसने अंदाजा लगाया कि शायद यू यिंग सिर्फ अपने जज्बात और सोच को ठीक से समझना चाहती है। लेकिन बाकी लड़कियां यनुआ की बात से सहमत थी। वो यू यिंग को समझा रही थीं कि उसे वापस अंकल कॉन्गशी के घर चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसे कुछ खास नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ट्राइब में अब नया शामन आ चुका है और क्योंकि यनुआ के माँ बाप टोटम वॉरियर्स थे, वो आसानी से शामन की सेवा कर सकती है। यू यिंग ने हाथ हिलाकर इन बातों को टाल दिया। उसने कहा कि नया शामन शायद उसे पसंद ही ना करे, इसलिए वो मीको बनने लायक नहीं है। लेकिन दूसरी लड़कियां उसे उकसाती रहीं, कहने लगीं कि अगर अब ये मौका छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद यू यिंग ने धीरे से माना कि शायद वो थोड़ा सा मीको बनना चाहती है, लेकिन उसे अपने आप पर भरोसा नहीं है। तब यनुआ ने अचानक कहा कि उसके हिसाब से यनुआ ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि बचपन से ही वो कहती आई है कि वो मीको बनना चाहती है। ये बात सुनकर सुबई ने चुपचाप यानुआ की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल पूछ रहा हो। उसने अंदाजा लगा लिया कि शायद दोनों दोस्त अंदर ही अंदर मीको बनना चाहती हैं। इतना सुनते ही यानहुआ अपना सब्र खो बैठी और सीधा यूइंग के कमरे में घुसकर चिल्लाई कि ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। यूइंग ने शांत लेकिन सीधा जवाब दिया कि यानहुआ खुद ये बात सबको बताती फिरती थी, तो ये कोई राज नहीं है। उसने ये भी कह दिया कि यानहुआ चुपके सुन रही थी। तब सुबई ने बीच में बोलकर सिचुएशन क्लियर की। उसने कहा कि वो लोग चुपके नहीं सुन रहे थे, बल्कि देख रहे थे, क्योंकि उसने ही यानहुआ से उसे यहाँ लाने को कहा था। ये समझते ही यूइंग घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि शामन ने उसकी हर बात सुन ली है और ये कहना कि वो मीको बनना चाहती है कितना अहंकारी लग सकता है। उसने सोच लिया कि शायद उसे यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहाँ कोई उसे ना जाने। तब सुबई ने शांत स्वर में कहा कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है। उसका मानना था कि असिस्टेंट के पास कम से कम बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए उसने यूइंग से पूछा कि क्या वो लिखना जानती है। उसे पूरा विश्वास था कि इंसान इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। ये सवाल सुनते ही सब लोग हैरान हो गए। लोग उल्टा शामन से ही पूछने लगे कि क्या वो खुद लिख सकता है। यूइंग ने झुककर माफी मांगी और कहा कि वो बिल्कुल लिखना नहीं जानती। सुबई ने फिर यानहुआ से पूछा कि क्या उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया। यानहुआ ने समझाया कि लिखना पढ़ना सिर्फ बड़े ट्राइब्स में होता है, उनका ट्राइब अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। ये सुनकर सुबई ने तुरंत टॉपिक बदला और सीधा यूइंग से पूछा कि क्या वो मीको बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसकी बहुत तारीफ की है। उसने बाकी सवाल अवॉइड करने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे अंदाजा हो गया था कि ट्राइब का डेवलपमेंट लेवल उसकी सोच से काफी अलग है।
यान हुआ ने बीच में याद दिलाया कि उसका अपना लक्ष्य तो टोटम वॉरियर बनना है और अपने पुरखों का बदला लेना है। ये सब सुनने के बाद यूइंग लंबी देर तक चुप रही, गहरी सोच में डूबी हुई, जैसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली हो। यूइंग ने आखिरकार ये महसूस किया कि शायद उसकी दोस्त उस रोल के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकती है। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में मीको बनने का सपना बचपन से था, लेकिन शक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सुबई ने उसे समझाया कि लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब यूइंग ने धीरे से कहा कि वो बहुत शर्मीली है, खुद को बेवकूफ समझती है और अक्सर गलतियां करती रहती है। ये सुनकर सुबई ने उसे मनाना बंद कर दिया। वो उठकर जाने लगा। उसने सोचा कि अगर यूइंग खुद तैयार नहीं है तो उसे मजबूर करना गलत होगा, क्योंकि आखिरी फैसला उसका अपना होना चाहिए। यूइंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुबई मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ यान हुआ से कहा कि अब चलने का वक्त हो गया है। रास्ते में यान हुआ ने पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों हार मानकर चला आया। उसने कहा कि यूइंग बहुत शर्मीली और नाजुक है और अगर उसे ऐसे छोड़ दिया गया तो वो खुद को बेकार समझने लगेगी। इस पर सुबई ने शांत स्वर में पूछा कि यान हुआ ने कैसे मान लिया कि उसने यूइंग को छोड़ दिया है। उसने समझाया कि मौके खुद पकड़ने पड़ते हैं, किसी को जबरदस्ती उन पर धक्का नहीं दिया जा सकता। अगर यूइंग सच में मीको बनना चाहती है तो उसे अपनी कमजोरियां खुद पार करनी होंगी, तभी वो सच में मजबूत बनेगी। इतने में उन्होंने पीछे से किसी को हाथ हिलाकर आवाज लगाते देखा। यान हुआ को उम्मीद हुई कि शायद यूइंग ने हिम्मत जुटा ली है और उनके पीछे आ रही है, लेकिन पास आने पर पता चला कि वो कोई और लड़की थी जो शामन को प्रणाम करने और कुछ देने के लिए दौड़ कर आई थी। ये देखकर सुवई को लगा कि शायद उसने यूइंग से ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। उसने फिर से यान हुआ से कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। तभी वो लड़की बोली कि थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यूइंग भी साथ ही दौड़ रही है, बस वो कमजोर है इसलिए धीरे आ रही है। सबने दूर से एक और परछाई देखी। इस बार सच में यूइंग ही थी, जो हांफते हुए उनकी तरफ आ रही थी। वो पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। जब वो पास पहुंची और सांस संभाली तो उसने जोर से कहा कि वो मीको बनना चाहती है। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यान हुआ ने उसे संभाला और कहा कि रोना बंद करे, क्योंकि शामन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो मीको बनेगी। रोने की कोई जरूरत नहीं है। यूइंग ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए बताया कि ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा मौका मिलेगा। यान हुआ को फिर भी थोड़ी चिंता हुई। उसने कहा कि मीको बनने का टेस्ट इतना आसान कैसे हो सकता है। तब सुबई ने समझाया कि वो किसी पहेली या कठिन परीक्षा से उसे नहीं गुजरना चाहता, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया है कि यूइंग इस रोल के लिए ठीक है। इस बात पर यान हुआ मजाक करते हुए हंसने लगी और बोली कि जब यूइंग रोते हैं तो बिल्कुल बिल्ली जैसी लगती है। ये सुनकर माहौल हल्का हो गया। सुबई ने मन ही मन सोचा कि दो दोस्तों के साथ काम करना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम दोनों सुंदर और ईमानदार हैं। जब यूइंग शांत हो गई तो सुबई ने उसे कहा कि काम शुरू करने से पहले जाकर अपना चेहरा धो ले। इस पर यूइंग ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया कि ट्राइब में पानी बहुत कम है, इसलिए वो बेकार में उसे बर्बाद नहीं कर सकती। यूइंग ने शर्माते हुए कहा कि वो सिर्फ चेहरा धोने जैसे काम पर पानी वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ट्राइब में पानी बहुत लिमिटेड है। सुबई ने नोटिस किया कि उसका सिर्फ फेस वॉश कर लो कहना ही लड़कियों के लिए शॉकिंग था। उन्हें आदत ही नहीं थी इतनी आसानी से पानी यूज करने की। ये देखकर सुबई खुद हैरान रह गया। उसे याद आया कि वो भूल ही गया था कि ट्राइब की हाइजीन कंडीशन कितनी खराब है। तब यंग शामिन ने कैजुअली पूछ लिया कि ट्राइब में लोग कितनी बार नहाते या धोते हैं। यनवा ने सीधे जवाब दिया कि वो लोग कभी कभी रिंस कर लेते हैं, जैसे वो खुद साल में सिर्फ एक बार बरसात के मौसम में। ये सुनकर सुबई को अंदाजा हुआ कि सिचुएशन उसकी सोच से भी ज्यादा सीरियस है। उसने मन ही मन सोचा कि जब से वो इस दुनिया में आया है तब से किस तरह के माहौल में रह रहा है। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद ट्राइब के लोगों की स्मेल सेंस ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर वो लोग इस स्मेल के आदी हो चुके हैं। तब यूइंग ने सीधा सवाल किया कि क्या सच में इतना फर्क पड़ता है कि लोग कितनी बार धोते हैं। सुबह ने फर्म टोन में जवाब दिया कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइजीन ठीक नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी, इसलिए उन्हें सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में इरिगेशन और सफाई के लिए भी स्टेबल वाटर सोर्स चाहिए। उसने पूछा कि ट्राइब आमतौर पर पानी कहाँ से लाती है।
लड़कियों ने बताया कि गांव के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा लेक है, लेकिन वहां बहुत डेंजरस जानवर रहते हैं। सिर्फ टोटेम वॉरियर्स ही वहां जाकर पानी ला सकते हैं। इसी वजह से ट्राइब के पास बस इतना पानी होता है कि प्यास बुझ सके। ये सुनते ही सुबई ने कहा कि उसे वहां का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि पानी ही जीवन का सोर्स है। अगर पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो बाकी सब प्लान्स बेकार हो जाएंगे। लेकिन उसकी बात सुनते ही दोनों हीरोइंस ने उसे पकड़कर रोक लिया। उन्होंने समझाया कि वो विलेज के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब सुबई उन्हें समझा रहा था कि वो खतरा हैंडल कर लेगा, तब उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। शायद उसे घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। फिर लड़कियों ने डिटेल में बताया कि कभी कभी कुछ टोटेम वॉरियर्स अपनी ट्राइब से निकाल दिए जाते हैं। वो बंजर जमीन पर भटकते रहते हैं और छोटी ट्राइब्स पर हमला करके शैमन्स को जबरदस्ती इनहेरिटेंस रिचुअल करने पर मजबूर करते हैं। एक ट्राइब का शैमन तो इसी तरह मिला था, बिल्कुल थका हुआ, और कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसी वजह से शैमन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि बिला बहुत जरूरी वजह के विलेज से बाहर नहीं निकलेगा। सुबह को पुराने शैमन के शब्द याद आए। ये काम डेंजरस और मुश्किल है। यनुआ ने भी ऐड किया कि बाहर उसके लिए खतरा है, लेकिन विलेज के अंदर वो सेफ है। ट्राइब के 11 टोटेम वॉरियर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 6 शिकार पर जाते हैं और 5 गांव की रक्षा करते हैं। इसलिए कोई ऑर्डिनरी एग्जाइल आसानी से विलेज तक नहीं पहुंच सकता। ये सब सुनते हुए भी सुबह के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। रोज रोज इतनी मेहनत से पानी लाना टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। अगर ट्राइब को फ्यूचर सिक्योर करना है तो सबसे पहले पानी का परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। इसलिए वो जोर से बोला कि उसे छोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। उसने सजेशन दिया कि अगर लड़कियां इतनी वरीड हैं तो चीफ उसके साथ चल सकता है। लेकिन पता चला कि चीफ अभी तक शिकार से वापस नहीं आया, और उसे ढूंढने जाना भी उतना ही डेंजरस होता। ऊपर से जाते वक्त यनुहा के पिता ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि शैमन को विलेज से बाहर न जाने दिया जाए। फिर भी सुबई अपनी बात पर अड़ गया। उसने जोर देकर कहा कि पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सवाल है। उनकी पूरी ट्राइब का फ्यूचर डायरेक्टली इसी पर डिपेंड करता है। आखिरकार सुबई के जोर देने पर हीरोइंस मान गई और सब मिलकर पानी के सोर्स की तरफ निकल पड़े। रास्ते में यानुआ ने कहा कि वो अपनी जान देकर भी शामन की हिफाजत करेगी। इस पर यू यिंग ने भी जज्बाती अंदाज में कह दिया कि अगर कोई जंगली जानवर आया तो सब लोग भाग जाएं और उसे छोड़ दे। उसकी दोस्त ने तुरंत उसे डांटा और याद दिलाया कि वो ट्राइब के इतने करीब हैं जहां हंटर्स आसपास ही पेट्रोल कर रहे होंगे। उन्हें पता नहीं था कि एक मिस्टीरियस सिल्यूएट चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। सुबह अंदर ही अंदर परेशान था कि कहीं वो लोग गलत रास्ते पर जाकर किसी खतरनाक एरिया में न घुस जाएं। यानुआ उसे तसल्ली देती रही कि इस वक्त हंटर्स आसपास ही होते हैं। वो सिर्फ पानी नहीं लाते बल्कि शिकार भी करते हैं। तभी उन्होंने दूर से एक फिगर को अपनी तरफ तेज रफ्तार से आते देखा। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा कौन है, लेकिन सामने वाले ने जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए एक शैडो सुबई के सिर के ऊपर से गुजरी और उसने तुरंत सोचा कि शायद कोई एग्जाइल्ड वॉरियर हो सकता है। लेकिन जब वो फिगर्स करीब आए तो पता चला कि 2 लोग थे। यानुआ ने पहचान लिया कि वो आंट होंग और ब्लैक फैंग है। इस पल सुबई ने पहली बार टोटम वॉरियर्स की असली पावर को महसूस किया। जैसे ही सिस्टर होंग ने ब्लैक फैंग को छोड़ा, उसने पूछा कि वो लोग विलेज के बाहर क्या कर रहे हैं और तुरंत वापस लौटने को कहा। सुबई ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि वो पानी का सोर्स देखना चाहता है। फिर उसने पूछा कि ब्लैक फैंग अकेला क्यों आ रहा है। ब्लैक फैंग ने बताया कि माए यानी मान बुरी तरह जख्मी हो गया है और अगर तुरंत मदद न मिली तो वो मर सकता है। ये सुनते ही सुबई ने ऑर्डर दिया कि उसे तुरंत वहां ले चला जाए जहां जख्मी वॉरियर है। चीफ ने भी कहा कि जल्दी करो, क्योंकि ब्लैक फैंग पहले एम्यूलेट्स लेने भागा था, लेकिन सिचुएशन सीरियस है। जख्मी वॉरियर ने कमजोर आवाज में कहा कि शायद वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और बाकी लोग उसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसके खून की स्मेल से जानवर आ सकते हैं। उसने कहा कि उसका हिस्से का मीट उसके बेटे मायमाओ को दे दिया जाए, जो एक दिन टोटम वॉरियर बनेगा। लेकिन चीफ ने देखा कि वो अभी बोल पा रहा है, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि वो टिक जाएगा। तभी झाड़ियों से आवाज आई और हंटर्स डिफेंसिव स्टांस में आ गए, लेकिन गलती से उन्होंने ब्लैक फैंग पर ही हमला कर दिया। शाकुन पेड़ों के बीच से निकली और सिचुएशन कंट्रोल की। कमांडर ने डांट लगाई कि सिर्फ शामनिक एम्यूलेट्स मंगवाना गलत था। ये जगह बहुत डेंजरस है, इसलिए शामन को खुद लाना रिस्की है।
तब सुबई ने खुद क्लैरिफाई किया कि वो अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मदद कर सकता है। जब उसने जख्म देखा तो समझा कि चोट बहुत गहरी है और आम आदमी इससे नहीं बच सकता। चीफ ने सबको पीछे हटने का ऑर्डर दिया ताकि यंग शामिन अपना काम कर सके। लड़कियां हैरान थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैजिक सीखने में कम से कम 30 दिन लगते हैं, और सुबई बिना मंत्र बोले स्पेल कास्ट कर रहा था, जो उन्होंने पहली बार देखा। कमांडर ने मन ही मन माना कि पुराना शामन सही था, सुबई सच में टैलेंटेड है। सुबई को महसूस हुआ कि उसकी हीलिंग पावर काम कर रही है, लेकिन रिकवरी स्लो थी। उसे समझ आ गया कि लेवल 1 हीलिंग काफी नहीं है, इसलिए उसने स्पेल कई बार यूज किया। जख्मी वॉरियर हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके बड़े जख्म का कोई निशान तक नहीं बचा। बाकी लोगों ने कहा कि उसे फिर भी विलेज ले जाना चाहिए क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन वॉरियर ने इंसिस्ट किया कि वो अभी भी लड़ सकता है। सुबई ने उसे कहा कि जब तक वो यहाँ है, बाकी लोग शामन की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो संभल कर रहे। इस दौरान हीरोइंस ने सुबई को घेर लिया और पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उसने कहा, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन सच ये था कि 3 बार हीलिंग करने के बाद उसे लग रहा था जैसे उसकी रूह शरीर से निकल जाएगी। सिस्टम में उसने देखा कि उसकी हीलिंग स्किल 9 पॉइंट्स बढ़ गई है। उसने सिस्टम से पूछा कि स्ट्रेंथ कैसे वापस लाए, तो जवाब मिला कि उसे आराम या मेडिसिन की जरूरत है। फिर सूबी ने चीफ से पूछा कि इतना पावरफुल वॉरियर माइक कैसे जख्मी हो गया। बताया गया कि पेट्रोल के दौरान उस पर डेड फॉरेस्ट वुल्व्स ने हमला किया। ये हाइब्रिड बीस्ट्स हैं, ज्यादा मजबूत नहीं, लेकिन बोन डार्ट्स शूट करते हैं, जो डिफेंड करना मुश्किल होता है। यान हुआ ने पॉइंट आउट किया कि अगर एक स्ट्रॉन्ग जूनियर टोटम वॉरियर भी डेंजर में पड़ सकता है, तो सिचुएशन कितनी सीरियस है। लेकिन सुबह अंदर ही अंदर अभी भी सोच रहा था कि शायद वो इतने खतरे में नहीं है, जो कि उसकी गलत सोच थी। वो अब तक इस सच को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि इस दुनिया में सिर्फ आम जंगली जानवर नहीं, बल्कि ऐसे पावरफुल बीस्ट्स भी होते हैं जिनका सामना सिर्फ मजबूत टोटम वॉरियर्स ही कर सकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ आम जंगली जानवर नहीं, बल्कि ग्रेट बीस्ट्स भी होते हैं, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: मिक्स्ड बीस्ट्स, प्राइमोरियल बीस्ट्स और एंशिएंट बीस्ट्स। टोटम वॉरियर्स भी 3 लेवल्स में होते हैं। यानलोंग ट्राइब में यानजाओ, कांगशी, ममन, शाहुन और चिनी लोअर लेवल के पीक पर पहुंच चुके थे। जब कोई जूनियर टोटम वॉरियर अपने पीक पर पहुंचता है, तब वो मिडिल लेवल वॉरियर बन जाता है। सुबे ने समझा कि उसकी खुद की पावर कैसे डेवलप हो रही है, लेकिन उसे अभी भी ये क्लियर नहीं था कि डिफरेंट लेवल्स के टोटम वॉरियर्स के बीच एक्चुअल पावर गैप कितना बड़ा होता है। जूनियर टोटम वॉरियर और एक ऑर्डिनरी सोल्जर के बीच का फर्क तो उसने देख लिया था, लेकिन उसके आगे का अंदाजा नहीं था। जब वो इन सब बातों पर सोच रहा था, तब चीफ ने शाकुन और ब्लैक फैंग को ऑर्डर दिया कि शामन को सेफली विलेज वापस ले जाया जाए। लेकिन सुबई ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक वो पानी का सोर्स अपनी आंखों से नहीं देख लेगा, तब तक नहीं जाएगा। ट्राइब के भले के लिए उसे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कमांडर ने वार्निंग दी कि वहां बहुत ज्यादा जानवर है और उनकी टीम छोटी है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर भी सुबई ने इंसिस्ट किया कि पानी का मसला सबसे अर्जेंट है। उसने साफ कहा कि उसकी पर्सनल सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यानलोंग ट्राइब के लोगों की जिंदगी है। लीडर ने जब देखा कि लड़का सच में ट्राइब के लिए कंसर्न्ड है, तो उसने आखिरकार हाँ कर दी, लेकिन साथ ही सबको ऑर्डर दिया कि अगर कुछ भी हो तो सुबह को हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाए। पानी के सोर्स तक पहुंचना आसान नहीं था, चढ़ाई मुश्किल थी। सुबह की स्ट्रेंथ आम इंसान से 2 गुना थी, फिर भी वो थक गया। फिर से वही सीन रिपीट हुआ। बाकी वॉरियर्स नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन सुबह क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी मीको यूइंग भी क्लाइंब करते हुए थक रही थी, लेकिन पता चला कि वो रास्ते में मिले फ्रूट्स भी कलेक्ट कर रही थी, इसलिए सुबाई सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा था। आखिरकार लीडर ने रुकने का सिग्नल दिया और बताया कि वो लोग सही जगह पहुंच गए हैं। लेक के पास पहुंचते ही उन्होंने टिम्बर वुल्व्स देखे। उनका अपीयरेंस इतना डरावना था कि सुबाई के पैर कांप गए। चीफ ने बताया कि टिम्बर वुल्फ से तो निपटा जा सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम लेक के स्टोन क्रोकोडाइल्स है। स्टोन क्रोकोडाइल्स प्राइमोर्डियल बीस्ट्स थे। लेक में उनकी संख्या 10 से ज्यादा थी, इसलिए वो वहां के असली मालिक थे। उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था। लोग सिर्फ तब पानी भरते थे जब क्रोकोडाइल्स जमीन पर सो रहे होते। सुबई ने कहा कि ये तरीका बहुत डेंजरस है। जानवर के दिमाग को हराना होगा, सीधा टक्कर लेना जरूरी नहीं।
उसने प्रपोज किया कि लीक नेचुरल रिजर्वॉयर है जो ब्राउन वाटर और सरफेस रन ऑफ से भरा रहता है। अगर वो लोलैंड एरिया में कैनाल या डिच खोद दे तो पानी नेचुरली विलेज तक आ सकता है। एक लड़की को समझ नहीं आया तो दूसरी ने सिंपल शब्दों में समझाया कि उन्हें एक नाला खोदना होगा। ब्लैक फैंग तुरंत आगे बढ़ा और बोला कि वो खुद खुदाई करेगा। सुबई ने पूछा कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है क्योंकि उस पर रिसेंटली हमला हुआ था। ब्लैक फैंग ने कहा कि वो ठीक है, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। सुबई को याद आया कि हंटर्स ने पहले बिना सोचे साउंड पर अटैक कर दिया था। उसने चीफ से पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इस तरह तो अपने ही लोग मर सकते हैं। चीफ ने समझाया कि वाइल्ड लैंड्स में इंसान भी जानवरों जैसा ही है, या तो हंटर या फूड। खासकर रात में जब एनिमल्स ज्यादा शार्प होते हैं, पहले अटैक करना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। ट्रेनिंग फाइट्स में कुछ घाव खाना बेहतर है बजाय बीस्ट के हाथों मरने के। ये सुनकर सुबाई ने माफी मांगी और माना कि वो सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। चीफ ने कहा कि कम से कम अब उसकी आंखें खुल गई हैं। तब तक ब्लैक फैंग बिना डायरेक्शन के खोदना शुरू कर चुका था। सुबाई ने उसे रोका और कहा कि पहले सही जगह डिसाइड करनी होगी, लो लाइन तक नीचे उतरना पड़ेगा। सबने अपनी अपनी रोल्स ले लिए। यूइंग ब्लैक फैंग को सही डायरेक्शन बताने में मदद करेगी और यानहुआ शामन के साथ घास हटाने में हेल्प करेगी। काम करते वक्त सुबाई एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा कि ट्रेंड वॉरियर को पहचानना आसान होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और फिजिक से स्ट्रेंथ साफ दिखती है। तब यूइंग ने बताया कि जहां ब्लैक फैंग खोद रहा है वहां मिट्टी गीली होने लगी है। इसका मतलब था कि वो वाटर सोर्स के करीब पहुंच रहा है। सब कुछ इतना स्मूथली हो रहा था कि सुबई को अजीब लगा, जैसे कुछ भूल गया हो। और तभी अचानक जोर का शोर सुनाई दिया। सब तुरंत अलर्ट हो गए और आवाज की डायरेक्शन में भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बेर सामने खड़ा है, लेकिन वो आम भालू जैसा नहीं लग रहा था। वो असामान्य रूप से ज्यादा मजबूत और डरावना था। शामन ने पूछा कि जानवर अचानक लड़ना क्यों शुरू कर देते हैं। वॉरियर्स ने बताया कि अगर कोई एक ग्रुप पानी के सोर्स पर कब्जा करने की कोशिश करता है और दूसरे एनिमल्स उसे अलाउ नहीं करते तो फाइट शुरू हो जाती है। उन्होंने ये भी समझाया कि स्टोन आर्मर वाले क्रोकोडाइल्स खुद लड़ाई में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते। वो वेट करते हैं जब तक कोई साइड हारकर जख्मी ना हो जाए, ताकि बाद में आसानी से शिकार कर सके। ये सब सुनकर सुबई सोचने लगा कि अगर वो लोग कैनाल बना भी देंगे तो जल्द ही वाइल्ड एनिमल्स उस पर कब्जा कर लेंगे। पानी गंदा हो जाएगा, उसमें सिर्फ उनकी लार ही नहीं बल्कि गंदगी भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत काम रुकवाने को कहा। उसने समझाया कि अगर ऐसे ही डिच खोद दी गई तो उसका फायदा इंसानों से ज्यादा जानवरों को होगा। लेकिन सुबई ने यह भी क्लियर किया कि वो आइडिया कंप्लीटली अबैंडन नहीं कर रहा। उसने पूछा कि आसपास बैम्बू मिलता है क्या, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। जब सब लोग कंफ्यूज हो गए और किसी को बैम्बू का मतलब समझ नहीं आया तो उसने एक्सप्लेन किया कि बैम्बू एक ऐसा प्लांट होता है जो बाहर से सख्त और अंदर से खोखला होता है। यन हुआ ने बताया कि उनके एरिया में बैम्बू तो नहीं है, लेकिन 3 तरह के पौधे उस डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते हैं: हॉलो ट्री, रेड बोन ट्री और हार्टलेस ग्रास। उन्होंने ऐड किया कि उनके रीजन में सिर्फ हॉलो ट्री ही मिलता है। जब चीफ ने पूछा कि शामन को इस ट्री की क्या जरूरत है तो सुबई ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा ला सकता है और मेहनत भी ज्यादा नहीं लगेगी। उसने समझाया कि वो लोग एक प्रिमिटिव वाटर सप्लाई सिस्टम बनाने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग उन पेड़ों को लेने के लिए निकल पड़े। चीफ अपनी ताकत से पेड़ गिरा रहा था, जबकि सुबई साइड में खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा था। काम खत्म होने के बाद वो ट्रंक के पास गया और उसने देखा कि उसकी आउटर लेयर काफी डेंस थी और उसकी थिकनेस और स्ट्रेंथ इम्प्रेसिव थी। उसने बताया कि नेचर ने उनके लिए एक नेचुरल पाइप बना दिया है। चीफ ने फिर भी एडमिट किया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लकड़ी का क्या यूज होगा। तभी एक लड़की भागते हुए आई और बताया कि ब्लैक फैंग को पानी मिल गया है। सुबई ने चीफ से कहा कि वो लोग ट्रंक उठाकर वहां ले आए और बाकी प्लान वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। जब सब वापस इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि ब्लैक फैंग ने सच में एक गड्ढा खोद दिया था जिसमें पानी जमा हो रहा था। सुबह अंदर ही अंदर खुश हुआ क्योंकि ग्राउंड वाटर मिल गया था। उसने सोचा कि ये पहली बार है जब उसने अपनी आंखों से ऐसा होता देखा, वरना पहले सिर्फ मूवीज में ही देखा था। हीरोज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ खोद कर पानी निकल आया।
लेकिन सुबई ने तुरंत प्रैक्टिकल सोचा। उसने कहा कि अगर वो लोग एक्वाडक्ट जैसा कुछ बनाएंगे तो जानवर उसे तोड़ देंगे, इसलिए उन्हें एक रेजर्वोयर सिस्टम बनाना होगा। यान हुआ ने एक्साइटमेंट में कहा कि अगर पानी यहाँ मिल सकता है तो विलेज में भी खोद कर निकाल लेंगे। लेकिन उसकी फ्रेंड ने समझाया कि अगर ऐसा सिंपल होता तो शामन पहले ही विलेज में खुदाई करवा देता। तब सुबई ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पानी हर जगह अवेलेबल नहीं होता। विलेज ऐसी जगह बसा हुआ है जहां आसपास बड़े पेड़ नहीं हैं, और पेड़ों की कमी का मतलब है ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होना। चीफ ने फिर से पूछा कि ट्री की एग्जैक्ट जरूरत क्या है। तब सुबई ने कामली पूरा प्लान समझाया। उसने कहा कि जब पानी धीरे धीरे टैंक में जमा होगा तो ओवरफ्लो होके बाहर फैलने लगेगा, लेकिन अगर वो हॉलो ट्री ट्रंक को टैंक में फिट कर देंगे तो पानी उसके खोखले अंदर से फ्लो करेगा, बिल्कुल पाइप की तरह। उसने बताया कि वो लोग ऐसे कई हॉलो लॉग्स को लाइन में जोड़ते जाएंगे जब तक पानी विलेज तक ना पहुंच जाए। इस तरह बिना खुली कनाल के सेफ तरीके से पानी गांव तक लाया जा सकता है। ये प्लान सुनकर सब हीरोज हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा सिस्टम इमेजिन भी नहीं किया था। सब लोग यंग शामन की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि इतने अजीब और इंटेलिजेंट आइडियाज सिर्फ वही सोच सकता था। यू यिंग ने फिर भी कंफ्यूजन में पूछा कि रेजर्वोयर का पानी जमीन में सीप करके गायब क्यों नहीं हो रहा। इस पर सुबई ने कामली समझाया कि लेक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि उनके खोदे हुए पिट में प्रेशर कम है। इसी वजह से पानी ज्यादा मात्रा में जमीन के अंदर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। उसने ये भी सोचा कि जो चीजें उसने कभी सिर्फ किताबों के लिए पढ़ी थी वो आज असली जिंदगी में काम आ रही हैं। लेकिन जब उसने लड़कियों के चेहरे देखे तो उसे समझ आ गया कि उन्हें उसकी बात का एक शब्द भी समझ नहीं आया, इसलिए उसने एक्सप्लेनेशन वही रोक दिया। जब कोई और सवाल नहीं बचा तो उसने अनाउंस किया कि अब काम शुरू करने का वक्त है। सुबई ने सबको ऑर्डर दिया कि ब्रांचेस और घास इकट्ठी करें ताकि रेजर्वोयर को जानवरों से कवर किया जा सके। उसने कहा कि यान हुआ और ब्लैक फैंग वहां रुककर पानी पर नजर रखेंगे। फिर उसने चीफ से रिक्वेस्ट की वो उसे गांव वापस ले चले, क्योंकि उसे बाकी लोगों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस देनी थी। गांव पहुंचकर यंग शामन ने सभी को अनाउंस किया कि अगर सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ ही दिनों में पानी की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। उसने जिम्मेदारियां बांट दी। टोटम वॉरियर्स का काम टेम्पररी रिजर्व संभालेंगे और माई मैन इंचार्ज रहेगा। शाहुन और बाकी वॉरियर्स लेक के रास्ते की सिक्योरिटी संभालेंगे। दूसरे लोग जानवरों को दूर रखेंगे ताकि काम में रुकावट ना आए। फायर हॉर्न को पेड़ों की सप्लाई का जिम्मा दिया गया और सिंगिंग फ्रॉग ट्रंक्स को जोड़ने का काम करेगा। सुबई ने क्लियर किया कि पूरा स्ट्रक्चर डाउनहिल डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि पानी नेचुरली फ्लो होकर गांव तक आए। जब लोगों ने पूछा कि लकड़ी के ट्रंक्स को कैसे जोड़ा जाएगा क्योंकि वो चिपकते नहीं और पानी लीक हो जाता है, तब सुबई ने जमीन पर उनका शेप ड्रॉ करके दिखाया। उसने बताया कि अगर एक ट्रंक का एंड थोड़ा पतला और दूसरे का एंड थोड़ा चौड़ा बनाया जाए तो वो एक दूसरे में टाइटली फिट हो सकते हैं। ये देखकर लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे। 2 दिन तक पूरा गांव बिना रुके काम करता रहा। सबकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उनकी होममेड पाइप से पानी गांव में बहने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग शामान का शुक्रिया अदा करने लगे। मीको, जो उस वक्त सुबई के साथ थी, ने उसे बताया कि विलेजर्स उसके बहुत आभारी हैं। इस पर सुबई ने कहा कि असल में गांव वाले खुद ही ग्रेट है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की कि काम उसकी उम्मीद से भी जल्दी पूरा हो गया। इसके बाद सुबई ने यूइंग से कहा कि वो ट्राइब में एक नया रूल इंट्रोड्यूस करना चाहता है। यूइंग ने क्यूरियस होकर पूछा कि कौन सा रूल। तब यंग शामन हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पता हो कि इस रूल का इम्पैक्ट क्या होगा। उसने अनाउंस किया कि अब सब लोग पानी पीने से पहले उसे उबाल कर पिएंगे। गांव में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत क्यों करे जब पानी वैसे ही मिल रहा है। यूइंग ने सबको समझाया कि पानी में छोटे आंखों से ना दिखने वाले जीव होते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं, इसलिए पानी को उबालना जरूरी है ताकि वो मर जाएं। लेकिन कई लोगों ने इसे बकवास समझा। कुछ ने कहा कि अगर शामान को कुछ दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा तो शायद वो सिर्फ भूत देख रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उन्होंने मुश्किल वक्त में जानबूझकर कीड़े भी खाए हैं और कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर भी मीको ने सबको कन्विंस करने की कोशिश जारी रखी।
उसने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक आदमी को उल्टी और तबीयत खराब हुई थी, जो शायद गंदे पानी की वजह से हो सकती है। इस तरह ट्राइब में नई सोच और पुरानी आदतों के बीच एक नया डिबेट शुरू हो गया, और सुबह ही चुपचाप देख रहा था कि क्या लोग उसकी बात मानेंगे या नहीं। मीको ने लोगों को याद दिलाया कि एक आदमी को गंदे पानी की वजह से पूरे हफ्ते तक बुखार रहा था, और शायद उसमें मौजूद छोटे जीव ही उसकी वजह थे। लेकिन गांव के कई लोग फिर भी उसकी बात पर हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि वो फालतू बातों पर विश्वास कर रही है। ये देखकर मीको को महसूस हुआ कि आर्ग्यूमेंट्स में वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर उसे याद आया कि वो मोह है और उसे मजबूत रहना होगा ताकि शामान उससे निराश न हो। उसने सब कुछ शोर बंद करने को कहा और ध्यान से सुनने को बोला। तब युवान ने भी सपोर्ट करते हुए कहा कि शामन ने पहले ही बताया था कि शायद सब लोग तुरंत समझ ना पाएं, लेकिन उसका इरादा कभी बुरा नहीं होता। उसने साफ कह दिया कि जो लोग इस रूल को नहीं मानेंगे, उनकी जिम्मेदारी खुद उनकी होगी। बाद में शामन को दोष नहीं दिया जाएगा। ये बात लोगों के दिल तक पहुंच गई। उन्हें याद आया कि पहले भी कुछ लोग दस्त और इन्फेक्शन से मर चुके थे, जो शायद गंदे पानी की वजह से हुआ था। धीरे धीरे गांव में पानी उबालने का नियम स्वीकार किया जाने लगा। सुबह ये देखकर संतुष्ट था कि बॉइल्ड वाटर का आइडिया पॉपुलर हो रहा है। उसने मीको से क्वाइटली पूछा कि क्या उसने लोगों को यह भी समझा दिया है कि पानी उबालने के बाद ठंडा होने का इंतजार करें, सीधा गर्म पानी न पिए। मीको ने हाँ में जवाब दिया। सुबई ने मन ही मन सोचा कि अगर वो पॉपुलेशन बढ़ाने का तरीका नहीं जानता, तो कम से कम मौत की दर कम कर सकता है। उसने डिसाइड किया कि अगला फोकस खाना और सफाई के बेहतर सिस्टम पर होगा। शाम को जब वो घर लौटा, तो उसने देखा कि यूविन उसके घर में कुछ अजीब सा कर रही है। उसने मीको से पूछा कि वो क्या कर रही है। मीको ने बताया कि वो सोने के लिए पराली बिछा रही है। तब सुबई को समझ आया कि वो उसके साथ ही रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिन्हें ऐसी दमदार कहानियां पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।